नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज़ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको पहले से पता है क्या होती है। स्मॉल जी से डिनोट करते थे इसको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको आप ले लेते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वही एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब देखो करना क्या है, सिचुएशन बड़ी आसान सी है। पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक होता है मास, तो ये जो पार्टिकल है उसका मास है m, इस पार्टिकल का मास भी m है। तो एक होता है मास m से डिनोट करते हैं, एक होता है वेट विच इज़ m इंटू जी। अब ये जो m इंटू जी है, इसमें g जो है वो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब मास इंटू एक्सलरेशन विच इज़ टाइप ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब जो वेट होता है आपका वो एक फोर्स होती है। फोर्स किस पे होती है? फोर्स होती है ऑब्जेक्ट के द्वारा जो अर्थ पे लगाई जाती है, या अर्थ इसको खींचती है अपनी तरफ, उसको बोलते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो पुल बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर पुश बाय ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो आपने वो लिखना है तो लिख सकते हो, तो मैं लिख ही देता हूँ चलो। अर्थ के ऊपर जो वेट पड़ता है बॉडी का, वो, तो उसको आप पुश लिख सकते हो, पुश बाय ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। पुश और पुल जो है वो फोर्स को ही डिनोट करते हैं ना, पुश और पुल से। तो ये वेट होता है आपका। यहाँ पे हमने वेट का ही यूज़ करना है। तो देखो, जो फर्स्ट केस मैंने बनाया है उसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के ऊपर रखी है, अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे रखी है। तो इसका मतलब अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स आएगी दोनों की अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। साथ में इसका खुद का वेट भी तो है विच इज़ mg, जो कि किस तरफ होगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसकी तरफ को आ गया। तो इसका मतलब जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है दैट इज़ F इज़ इक्वल टू जी m बाय आर का स्क्वायर। दिस इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम इस F को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, m इंटू जी से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m इंटू जी इज़ इक्वल टू जी m बाय आर स्क्वायर। m से m को हटा देते हैं, जो बचेगा दैट इज़ योर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज़ जी m बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे, एट सरफेस, एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर ये एट सरफेस ऑफ अर्थ है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ जो जी है, जी तो चलो कांस्टेंट होता है, यहाँ जो m है वो क्या होगा, मास ऑफ अर्थ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मास ऑफ अर्थ, या जिस प्लेनेट की बात कर रहे हो तो मैं मास ऑफ प्लेनेट ही लिख देता हूँ यहाँ पे। और जो यहाँ आर है दैट इज़ रेडियस, अभी के लिए तो चलो रेडियस ही है, रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर मेरे को जनरल फॉर्मूला लिखना होगा किसी भी कंडीशन में, जैसे अगली वाली कंडीशन देखो, इसमें क्या है, इस वाली सिचुएशन में एक पार्टिकल है वो h हाइट पे पड़ा है सरफेस से। तो अगर वो सरफेस से h हाइट पे, इसका मतलब उसका सेंटर से डिस्टेंस चेंज हो गया, तो फिर आपको वो लिखना है। तो देखो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये वाला r प्लस h। तो इसका मतलब उस केस के लिए नया g बन जाएगा g डैश इज़ इक्वल टू जी m बाय, अब r की जगह आपने लिखना है स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपकी r प्लस हाइट, r इज़ रेडियस ऑफ अर्थ या उस प्लेनेट का रेडियस, प्लस हाइट जिस हाइट पे वो ऑब्जेक्ट पड़ी है। तो ये आ गया आपके पास स्मॉल g की वैल्यू, ठीक है। इसी को सॉल्व करके जो है, मतलब इसको, मतलब ये वाली ऊपर जो है अर्थ सरफेस के लिए जो वैल्यू निकलती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, ये जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसमें
ये बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह लग रही है? ये लग रही होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह। तो ई जी की वैल्यू भी यही होती थी, जी एम बाय आर स्क्वायर। कहाँ पे? सरफेस पे। ठीक है, ऐसे ही जी की वैल्यू इनसाइड द प्लैनेट क्या होगी? तो जी की वैल्यू इनसाइड होगी जी एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स। यही सेम किसकी वैल्यू होती थी? ग्रेविटेशनल फील्ड की इनसाइड सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर मतलब जैसे अर्थ टाइप कोई मटेरियल हो, उसके अंदर की वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, अब इसी में शेप के साथ भी देख ही लेते हैं फिर। तो देखो शेप के साथ क्या होगा? अब अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, टेक्निकली बोला जाए तो। अगर आप उसकी पिक्चर्स देखोगे तो वो बिल्कुल स्फेयर ही लगती है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है वो बड़ा छोटा सा है। तो मैं यहाँ बना के देख लेता हूँ। तो देखो ये है अर्थ, ये आगे इसके पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यहाँ और यहाँ ये आ गया रेडियस ऑफ इक्वेटर। इसको इक्वेटर बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं ना। तो ये पोल्स हैं। तो जो यहाँ पे रेडियस होता है उसमें डिफरेंस होता है। तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। जो आपका रेडियस ऑफ इक्वेटर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है रेडियस ऑफ पोल से। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ ज़्यादा होगी, सॉरी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा होगी? पोल्स पे। तो इक्वेटर पे कम है और पोल पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है देखो आपके पास। कौन सा वाला? ये वाला, ये जो आपने नॉर्मल लिखा था आर। इसमें आर की जगह रेडियस ऑफ पोल डाल देंगे तो पोल का रेडियस कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू आएगी। अब ये आ गया चेंज इन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से? शेप ऑफ अर्थ की वजह से। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पोल्स पे ग्रेविटेशन फील्ड सॉरी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब वेट कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ जी ज़्यादा होगा वहीं वेट भी ज़्यादा होगा। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट इक्वेटर पे क्या होगा? कम, और पोल्स पे क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, अब इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो ग्राफ भी बिल्कुल सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो मैं यहाँ ग्राफ बना देता हूँ। अगर ये है आपकी अर्थ तो इसका ग्राफ, अब देखो जी की वैल्यू भी, जो जी है वो भी क्या है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो विद साइन लिखना होगा तो जी भी नेगेटिव होगा। बस फ़र्क इतना है कि हमें देखना है कहाँ तक कितना होगा। तो देखो सेंटर से अगर जी की वैल्यू शुरू करते हैं तो ये पॉइंट है x इज़ इक्वल टू आर। यहाँ तक तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपको इस फॉर्मूले में दिख रहा होगा। और इसके बाहर आपके पास एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है कुछ इस टाइप से। तो मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस वाले एरिया में g इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर। और यहाँ बिल्कुल एज इट इज़ इस पीक पॉइंट पे क्या होगा? g इज़ इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर का स्क्वायर। दिस इज़ सरफेस, रेडियस आर पे ना। और अंदर क्या होगा? यहाँ पे इस पोर्शन में, इसको मैं इससे शो कर देता हूँ। इस वाले पोर्शन में g इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब माइनस एक्स। तो अगर आप साइन को इग्नोर कर दो, मैग्नीट्यूड वाइज देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये ग्राफ भी आ गया देखो। तो ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हो गया, उसका एक जनरल फॉर्मूला भी आ गया आपके पास जो कि ये वाला है, ये जो है। और शेप के साथ उसका इफ़ेक्ट भी देख लिया। ठीक है, अब अगला देखते हैं।
नेक्स्ट है हाइट के साथ इफ़ेक्ट। तो देखो अगर किसी हाइट पे देखना है आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, तो जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाओगे, जैसा आपने पिछले ग्राफ में देखा यहाँ पे कि जैसे जैसे आप एक्स बढ़ा रहे हो, अब देखो यहाँ पे एक्स जो है वो आर से ज़्यादा है, इसका मतलब बाहर अर्थ जो सरफेस है, अर्थ है जो स्फेरिकल अर्थ, उसके बाहर की बात हो रही है, यहाँ अंदर की बात हो रही है, तो एक्स इज़ लेस देन आर। ठीक है, तो ये वाले केस बनेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अब वही इफेक्ट हमने हाइट और डेप्थ के साथ देखने हैं। तो फर्स्ट वन इज एट हाइट एच। तो देखो हाइट एच पे क्या होता है, देखो डेरिवेशन इसकी मैंने आपको लेक्चर्स वाले वीडियोस में बता दी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फ़िलहाल एट हाइट एच पे जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जी डैश इज़ इक्वल टू जी इंटू, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। दिस इज़ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। अब ये जो एच होगा वो कहाँ से देखना है आपको, एच इज़ हाइट फ्रॉम सरफेस। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ या जिस प्लेनेट की बात हो रही होगी वहाँ से। तो ये हाइट के साथ आ गया। एक और केस होता है इसका, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक और इक्वेशन बनती है, वो होती है ये जी डैश इज़ इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h/r। बस आपको ध्यान रखना है कौन सा कब यूज़ करना है, जब h बहुत ज़्यादा छोटा होगा r के कंपैरेटिवली। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। या जी की वैल्यू दी होगी, तो अगर जी की वैल्यू जी डैश मतलब जो नया जी दिया होगा आपको वो लेस देन 5% होगा, तब भी आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है, जी की वैल्यू दी होती है कि जी इतना कम है और एच निकालो, या एच दिया होता है तो जी निकालो। तो आपको ये दोनों चीज़ें देख लेनी है। अगर जी दिया तो 5% से कम होना चाहिए, अगर हाइट दी है तो वो आर से कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आर कितना होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके कंपैरेटिवली देख लेनी है। अदरवाइज़ आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको इससे बड़ी वैल्यूज़ दिखाई देती हैं तो आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ये जो है इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो आपको नॉर्मली यही फॉर्मूला लगाना होता है, जैसे कि कौन सी हाइट्स पे एच इज़ इक्वल टू हो सकता है 2r दिया हो सकता है एच इज़ इक्वल टू r/2 दिया हो सकता है एच इज़ इक्वल टू r/4 दिया हो। अब इनमें से कोई भी केसेस दिए जा सकते हैं। इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में दिया हुआ है, इसलिए आप इन फॉर्मूलाज को मतलब सोल्व करना होगा जब इस क्वेश्चन को, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, ये नीचे वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब हाइट्स बहुत कम होंगी। अब आते हैं डेप्थ पे। तो सेकंड केस इज डेप्थ। तो इसकी भी डेरिवेशन मैंने आपको बता दी हुई है, बस मैं यहाँ डायग्राम में बता देता हूँ कि डेप्थ कहाँ होगी, हाइट कहाँ होगी। तो देखो हाइट तो आपको पहले ही पता लग गई है कि बाहर की तरफ हाइट होगी, तो यहाँ से हाइट h, ये h हाइट आ गई, ये हाइट के लिए आ गया। और डेप्थ के लिए क्या होगा, डेप्थ के लिए आपको ना सरफेस के ऊपर से अंदर की तरफ आना है। दिस इज़ डेप्थ d इस पॉइंट पे। तो डेप्थ का मतलब होगा d की वैल्यू आपको सरफेस से नीचे की तरफ दी होगी। तो उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला ड्राइव होके आता है वो बनता है आपका जी डैश इज़ इक्वल टू, आप इसको जी डी भी लिख सकते हो, ओल्ड जी इंटू 1 माइनस d/r। तो ये ड्राइव होके आता है, डेरिवेशन आपकी पड़ी हुई है वहाँ पे, आप उसमें चेक कर सकते हो। फ़िलहाल ये फॉर्मूला है, ये डेप्थ के लिए। अब याद रखना यहाँ जो d है वो क्या है, फ्रॉम सरफेस ऑफ
अर्थ किस तरफ को, टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर। तो आप चाहो तो मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे वो डायग्राम में छोटा सा दिख रहा है। तो ये है आपकी अर्थ, डेप्थ ये है सरफेस, सरफेस से सेंटर की तरफ को जाना है ऐसे, दिस इज़ योर डेप्थ डी, ठीक है। और हो सकता है एक और क्वेश्चन होगा सेंटर से दिया हो, वैसे तो इसको हम आर माइनस डी लिखेंगे, ठीक है, अगर ये इसी की बात हो रही है तो ऐसे आर माइनस डी बन जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको दूसरे फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ से इसको एक्स मान लो, अगर इसको एक्स मानोगे तो अब ये जो डिस्टेंस दी है वो सेंटर से दी है, तो इस केस में आपको यूज़ करना है, तो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, जी डैश इज़ इक्वल टू जी एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स, जो हमने ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था फ्रॉम सेंटर, बिल्कुल वही सेम जी के लिए लग जाता है। तो याद रखना, अगर आपको अर्थ के अंदर भेजा जा रहा है तो अगर डेप्थ डी पे भेज रहे हैं तो आपने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, अगर सेंटर से बाहर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं आपको किसी डिस्टेंस पे, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये होता है एट हाइट और डेप्थ पे, ठीक है। एक लास्ट वन और देख लो। अब इस केस में रोटेशन का इफेक्ट देखना है आपने, तो यहाँ लिख लो रोटेशन की वजह से क्या होता है। अब ये पार्टिकल आपको दिख रहा है, इसका मास है m, ठीक है। सेंटर से इसकी दूरी ऑब्वियसली r ही होगी, तो ये r आ गई। लेकिन रोटेशन के केस में हम कौन सा डिस्टेंस देखते हैं, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से होता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा r cos थीटा। इसकी वजह से इसके फॉर्मूलों में यही सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर उसका इफ़ेक्ट देख लेते हैं कहाँ पे क्या होता है। जी डैश इज़ इक्वल टू, आपको दिख रहा होगा कि ये पार्टिकल मैंने इक्वेटर से देखा हुआ है, तो एक थीटा एंगल जो लेंगे हम फॉर्मूले में, वो थीटा कहाँ से होगा, फ्रॉम इक्वेटर, दिस इज़ इक्वेटर, ऊपर पोल है। जी डैश इज़ इक्वल टू जी इंटू वन माइनस नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिखते हो ब्रैकेट ओपन करके, जी इंटू ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा। दिस इज़ एक जनरल फॉर्मूला जो किसी भी एंगल थीटा पे हो सकता है फ्रॉम इक्वेटर, या फिर किसी भी ओमेगा पे हो सकता है, ठीक है, कितनी भी ओमेगा से घूम सकता है वो प्लैनेट, ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें जो जी है उसको हम अलग अलग केसेस में देख लेते हैं। जैसे अगर थीटा 0 डिग्री है तो उसका मतलब है पार्टिकल कहाँ पे पड़े, इक्वेटर पे पड़े। इक्वेटर पे क्या होगा, जी डैश इज़ इक्वल टू जी माइनस कोस 0 इज़ 1, तो बन गया ओमेगा स्क्वेयर आर। तो जितना भी कम हो सकता था ना जी, वो यही है, इक्वेटर पे ही सबसे कम होती जी की वैल्यू। तो देखो दो वजह से आ गया, एक रोटेशन की वजह से भी आ गया और दूसरा शेप ऑफ अर्थ की वजह से। नेक्स्ट वन इज़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, पोल की। अब पोल पे क्या होगा, थीटा 90 हो गया तो कोस 90 क्या होता है 0, तो इसका मतलब जी डैश की वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ जी। इसका मतलब पोल्स पे नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अर्थ के घूमने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी पोल्स पे, और वो होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पोल्स पे जी की वैल्यू आ गई। तो ऐसे आपको अब याद रखना है। मान लो आपको बोला है कि पार्टिकल तो इक्वेटर पे है, जैसे एग्जांपल बता देता हूँ एक, फिर क्वेश्चन आगे करते हैं। मान लो एग्जांपल के लिए बोला कि पार्टिकल जो है वो इक्वेटर पे पड़ा है या इक्वेटर पे खड़ा है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी कि उसको वेटलेसनेस फील हो जाए। वेटलेसनेस मतलब उसका वेट ज़ीरो हो जाए। वेट ज़ीरो मतलब कौन ज़ीरो होगा, एम जी ज़ीरो हो जाए।
अब m में कौन ज़ीरो होता है, g ज़ीरो हो जाता है, तो g को ज़ीरो कर देना है, मतलब g डैश को ज़ीरो कर देना है। तो आपको उठा के इक्वेटर वाले फॉर्मूले में पुट कर देना, ये इक्वेटर वाला फॉर्मूला है। मतलब आपको याद तो यही रखना है, बस यूज़ के हिसाब से आप देख लेना कि कैसे रखना है। अब g डैश को ज़ीरो कर दो, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ g बाय आर। ये वो ओमेगा है जिस पे अगर अर्थ घूमेगी तो पार्टिकल को इक्वेटर पे वेटलेसनेस फील हो जाएगी। तो ये आपके रोटेशन का इफेक्ट था। मैंने चारों रोटेशन के इफेक्ट बता दिए, अब इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है हम आगे।